नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर प्रमोद कृष्णम ने सनातन धर्म पर टिप्पणियां करने वालों पर बड़ा बयान दिया है। तो कई दिनों से सनातन के विरोध में बयानबाजी की मानो सीरीज चल रही है। समाजवादी पार्टी और DMK के नेता सनातन के विरोध में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर देश में खूब उबाल भी देखने को मिला। अब सनातन के विरोध में बयानबाजी करने वाले नेताओं को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने खरी खरी सुनाई है। उन्होंने सनातन का विरोध करने वालों को रावण की संतान बताया है। साथ ही इंडिया गठबंधन से सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले नेताओं की पार्टी को गठबंधन से बाहर करने की भी मांग की है। बता दें कि भारत साधु समाज के संतों ने भी सनातन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ सरकार देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने और ऐसी पार्टियों को बैन करने की मांग की है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से पूर्व में भी कई संतों ने इस बात की आवाज़ उठाई है और केंद्र सरकार तक ये विषय रखा है कि सनातन के प्रति जितने भी व्यक्ति हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनकी राजनीतिक पार्टियों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो विश्व को शांति का संदेश देता है। और ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनके भी जितने नेता हैं, निश्चित रूप से ये संत समाज, ये भारत साधु समाज मांग करता है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है, जो सनातन के खिलाफ है, वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कहेंगे आप कि क्या दोनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए? सनातन के खिलाफ बोलने वाले ये रावण के वंशज हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। और मैं तो इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि उन्हें सनातन के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। अब ये वक्त आ गया है, फैसला लेने का वक्त है कि आप सनातन विरोधियों के साथ खड़े हैं या सनातन के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो सनातन के साथ हैं, वो रामायण के साथ हैं, वो रामचरितमानस के साथ हैं, वो भगवान राम के साथ हैं या भगवान राम। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर एक ANM दूर दराज गांव में पहुंची, लेकिन वो गांव के रास्तों में जान में जोखिम में डालकर गांव पहुंची हैं। तो पहाड़ों पर आप भी कभी ना कभी घूमने गए होंगे और आपको आगे भी पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान जरूर बनेगा। दरअसल ये पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, यहाँ रहने वाले की जिंदगी उतनी ही मुसीबतों से भरी है। इसकी बानगी उत्तरकाशी के एक गांव में भी देखने को मिली, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तस्वीर उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती इलाके मोरी ब्लॉक के नेटवाड़ की है, जहां मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत गांव में किसी काम से ANM को जाना पड़ा। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुश्किल भरे रास्तों से होकर ANM को जान में जोखिम डालकर गांव में जाना पड़ रहा है। गांव के रास्ते न सिर्फ विकास की हकीकत बता रहे हैं, साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर गांवों तक विकास की किरण कब तक पहुंचेगी। हमारी आशा फैसिलिटर सरोज डोभाल, हम दोनों नेटवाड़ से 9 बजे अपने क्षेत्र के लिए गए। रास्ते में जाते हुए हम अपने क्षेत्र कलाप गए। रास्ते में जाते हुए हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, रास्ता बहुत ही खराब हो रहा है। उन रास्तों पे बड़ी कठिनाइयों का हमने सामना करा, उन रास्तों पे चढ़े, और ऐसा नहीं एक ही जगह पर, रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। बहुत ही साहस करके हम दोनों ने अपना रास्ता तय किया। वह रास्ते में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर हर समय ऊपर से पत्थर गिरने का डर बना रहता है। रास्ता पार करते हुए ही आगे रास्ते में एक नदी भी है जिसे पार करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जो उसको पुल को, उस नदी को पार करने का साधन है, वो भी बह जाता है।
सुबह 9 बजे जब हम वहाँ से गए तो उसके बाद अब दिन भर अपना रास्ता तय करके हम शाम 5 बजे अपने कलाप क्षेत्र में पहुँचे। तो हमारी तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की ही कर लेते हैं, जहां एक महिला पर भालू ने हमला किया है। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में खेत में गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने हरसेल वन विभाग को दी, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करके विधायक सुरेश चौहान की कोशिशों के बाद महिला को हेलीकॉप्टर की मदद से देहरादून एम्स रेफर किया गया। इस मदद के लिए ग्रामीणों ने सीएम धामी का धन्यवाद भी अदा किया है। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां मंत्री रेखा आर्या नंदा देवी मेले में पहुंची। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की धूम देखने को मिल रही है। मेले में शिरकत करने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची। उन्होंने मेले में पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। इस दौरान मेला समिति ने मंत्री रेखा आर्या को सम्मानित भी किया। इस दौरान रेखा आर्या ने कहा कि नंदा देवी मेला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का केंद्र है। आज पूरा उत्तराखंड मां नंदा की पूजा अर्चना के ओतप्रोत में है। अपने जनपद जो कि सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, और मैं समझती हूँ कि इस ऐतिहासिक पर्व में जो कि मां नंदा के मेले के रूप में हर अल्मोड़ा वासी और प्रदेशवासी मां नंदा सुनंदा की स्तुति में यह मेले का आयोजन होता है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ आस्था से ओतप्रोत है और माँ को आज स्तुति करते हुए उसको याद करता है और उसकी कृपा पाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और मुझे लगता है कि ये पौराणिक मेले ही हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को संजोए रखने का काम करता है। आज मुझे भी नंदा मेले में आने का अवसर मिला है। मैं माँ का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया। अपने जनपद जो कि सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। बुलेटिन में बात मंगलोर की कर लेते हैं, जहां आयुष्मान भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो केंद्र सरकार ने देश में आयुष्मान भव्य प्रोग्राम आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यह कार्यक्रम पूरे देश में 17 सितंबर से शुरू हुआ था, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम के तहत मंगलोर के गुरुकुल नरासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव्य प्रोग्राम का उद्घाटन सीएमओ मनीष कुमार दत्त ने किया। इस दौरान लोगों के मेडिकल चेकअप किए गए, जहां मेडिकल चेकअप के लिए आए लोगों को पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी जागरूक किया गया। वो तो सभी जानते ही हैं कि आयुष्मान भव्य प्रोग्राम अभी चल रहा है। 13 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इसका इनॉग्रेशन किया था दिल्ली से, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर पूरे देश में प्रोग्राम चलाया जाना है। तो उसी तरह हमारे जनपद में भी, हमारे स्टेट में भी प्रोग्राम चल रहा है। इसमें वीक वाइज डिवाइड किया गया है कि हमें क्या क्या करना है। आयुष्मान भव्य एक अम्ब्रेला तरह से प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमारे जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं और हमारी CSCs हैं या बड़े अस्पताल हैं, उनमें ये प्रोग्राम एक रेगुलरली चलाया जाना है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, सेकेंड कम्युनिकेबल डिजीज़, उसके बाद जो भी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का है कि माँ और बच्चे की देखभाल, और RBS के प्रोग्राम है जो स्कूल जाके बच्चों का या आंगनवाड़ी जाके बच्चों का वो देखते हैं, प्लस फिर इम्यूनाइजेशन का, और जिस एरिया में सिकल सेल अनीमिया वाला है उसको देखने के लिए प्रोग्राम रेगुलर चल रहा है। तो उसमें हमारे आज 4 बड़े कैंप लगाए गए हैं CSCs पे, एक जहां हम लोग बैठे हैं नारसन। तो बुलेटिन में बात सितारगंज की कर लेते हैं, जहां विधायक निधि से हो रहे काम पर अब सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि ये सवाल नगर पालिका अध्यक्ष ने उठाए हैं। तो सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में विधायक निधि से कराए जा रहे कामों पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश दुबे ने कहा है कि इन कामों के जरिए सरकार के लोग आने वाले निकाय चुनाव में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये काम नगर पालिका को करवाने थे।
तो एक माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि नगर पालिका बोर्ड ने जो है कि मार्च और अप्रैल में लगभग 100 से ऊपर निर्माण कार्यों का प्रस्ताव पास किया था, जो पहले तो राजनीतिकरण करके उसको टालमटोली करी गई। जब फिर बाद में उसका टेंडर हम लोगों ने निकाल दिया तो उस टेंडर में भी राजनीतिक दबाव में कमियां बताकर उस कामों में रुकावट डाल दी गई, वो काम नहीं हुए। फिर क्या करा कि उन कामों की लिस्ट नगर पालिका से प्राप्त कर अब वो सारे कार्य जो है कि मेरे नगर पालिका क्षेत्र में विधायक निधि से कराए जा रहे हैं। तो बेटे में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां गुरुकुल कांगड़ी में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र प्रशासनिक भवन के आगे धरने पर बैठ गए, जहां छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 6 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं करा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। वहीं दूसरी ओर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में छात्र संघ के चुनाव ना करवाने का फैसला लिया गया था, जो अब तक लागू है। इसके अलावा छात्रों की समस्याएं और दूसरी चीजों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ग्रीवेंस सेल बनाई हुई है, जिसमें छात्र अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उनका समाधान करवा सकते हैं। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा ना होने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी इस दौरान दी है। आज छात्र बैठे नहीं, अपने अधिकार लेने विश्वविद्यालय प्रशासन से आए। छात्रों के अधिकार हैं, छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार है, वो अपने अधिकारों को लेने आज विश्वविद्यालय प्रशासन से आया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों से विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र चुनाव पर प्रतिबंध लगा के रखा। प्रतिबंध नहीं, मैं कहूँगा इसको पूरी मनमानी अपनी कर करके रखी, क्योंकि वो चाहता है कि जो उनके काले चिट्ठे हैं वो सभी छात्रों के सामने ना आए, आम जनता के सामने ना आए। वो काले चिट्ठों को दबा कर रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने छात्र संघ के चुनाव पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करा। आज की हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ हम यहाँ छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव, जिस पर पिछले 4-5 साल से रोक लगी हुई है, और पिछले साल बिना किसी छात्र को बताए, बिना किसी छात्र से बातचीत करे, इन्होंने उस रोक को आगामी 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि किसी को नहीं बताया गया है। परसों हमारे ज़्यादा इनको दबाव डालने के बाद इन्होंने 2022 का नोटिस हमें दिखाया। उसमें लिखा गया है कि वातावरण दूषित होने के कारण हम चुनाव को 3 साल के लिए आगामी वर्षों के लिए बंद करते हैं। छात्र पिछले 10-12 दिन से कुछ मांग लेके आ रहे हैं। इनकी सारी मांगें हमने पूरी कर दी। ख़ास तौर से जो विश्वविद्यालय में कभी एडमिट कार्ड को लेके, कभी सफाई को लेके, आप देख रहे हैं हमारा विश्वविद्यालय कितना साफ़ सुथरा है, कभी पानी को चीज़ों को लेके, कभी लाइब्रेरी को लेके, तो वो सारी हमने डिमांड पूरी कर दी। अब इनको कुछ नहीं, बीच में ये बैक पेपर में बच्चे फेल हुए, इन्होंने कहा जी बैक पेपर की फ़ीस कम होनी चाहिए, दोबारा से रिपीट एग्ज़ाम देने की। उसको रखते हुए माननीय कुलपति जी से बातचीत हुई और हमने कमेटी बनाई और उसमें फिर हमने फ़ीस भी वो घटा दी, 50% कर दी। अब इन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिला, तो अब है कि इलेक्शन कराओ। मेन मुद्दा यही था कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन 2022 तक पहले से बैन था हमारे विश्वविद्यालय में, और उससे बड़ा अच्छा चल भी रहा था। और 2022 की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में फिर से ये हो गया था कि अब अगले 3 साल भी तो बेटे ने बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। तो सरकार देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता की सेवा अभियान चला रही है, जिसके तहत रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अभियान के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बता दें कि स्वच्छता ही सेवा के अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिला पहले स्थान पर है, जबकि देश में उत्तराखंड राज्य को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 6ठा स्थान मिला है। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत कुल 13 ग्राम प्रधानों की सेवाओं को सराहा गया है। मैं बहुत, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा पहले तो खुशी इतनी हो रही है कि मुझे जिलाधिकारी जी ने सम्मानित किया है, और जिस चीज़ के लिए किया है कि स्वच्छता सेवा के ऊपर जो हमने अपने गांव में इतने अच्छे से साफ़ सफाई कराई है, और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि इससे भी ज़्यादा सफाई अभियान चालू ही रखें अपना। बहुत खुशी हो रही है, और सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ही ध्यान दिया जाए, और हमें भी जो कि हमारे पास
अन्य उपकरण कम हैं उसके लिए भी ध्यान दिया जाए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम अपने गांव में बहुत अच्छे से सफाई को लेकर के प्रयास करें। भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में हरिद्वार जनपद को छठा स्थान मिला है और उत्तराखंड राज्य में, हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में पहला स्थान मिला है। और इस कार्यक्रम में जो पहला और छठा स्थान हमें मिला है, उसके लिए जितने भी प्रधानगण हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है हमारे जनपद में, उनको आज शासन की ओर से और देश की ओर से सम्मानित किया गया है। हमारे जनपद में 13 प्रधान ऐसे थे जिन्होंने स्वच्छता में बहुत अच्छा काम किया है और उनकी सेवा को बहुत सराहा गया है प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर सम्मानित। बुलेटिन के आखिरी में बात नरेंद्र नगर की, जहाँ सड़क हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई थी और अब प्रशासन सरकार की तरफ से परिवार को 30 लाख की आर्थिक सहायता की मदद की गई है। तो नरेंद्र नगर में 31 जुलाई को सड़क हादसे में होमगार्ड के जवान भगत सिंह की मौत हो गई थी। अब होमगार्ड विभाग और HDFC बैंक ने मृतक होमगार्ड के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। जिला होमगार्ड कमांडेंट गौतम कुमार ने इस दौरान कहा है कि मृतक के बेटे को जल्द ही विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। पहले तो मैं HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तीव्र गति से कार्य करते हुए जो आश्रित हैं, मृतक के आश्रित हैं, उनको 30 लाख का चेक वितरित करने में सहयोग किया। दूसरा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि जो 2 बेरोजगार इनके पुत्र हैं उनके लिए क्या व्यवस्था विभाग द्वारा की गई, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग द्वारा मृतक आश्रित कोटे में अभी वर्तमान में ही हमारी भर्ती चल रही थी, उसके ही दौरान हमें मृतक आश्रित की भर्ती की गई, जिसमें हमने 3 मृतक आश्रितों को भर्ती किया है। उनमें से एक इनके पुत्र हैं जिनको हमने उनकी जगह मृतक आश्रित कोटे में भर्ती किया है। जो जाने वाला है हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।